गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम आईसीएआई के मॉड्यूल से जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडायरेक्ट टैक्सेशन सी इंटर के लिए। इसमें हम पेज नंबर 47 पे आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। आपको बताना है जीएसटी के आने से इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ। ऑल्दो आप पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक पीछे था थ्योरी में जब आपको पढ़ाया था जीएसटी के आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो फटाफट यहाँ से रीड कर देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए यहाँ पर दोबारा। जीएसटी में एक्रू फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी। जीएसटी ने इकोनॉमी को ये बेनिफिट दिया है। जो इजी होगा वो मैं ऐसे समझा दूंगा, उसे रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। अब यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, आप एक ही मार्केट है, आप चाहे केरला में खरीद रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में खरीद रहे हैं, चाहे आसाम में खरीद रहे हैं, जीएसटी के डिफरेंट नहीं है, सारे प्रोसीजर सेम है। एक ही कॉमन पोर्टल है जिसपे एसएससी और टैक्स पे जाके अपनी जीएसटी को कॉम्प्लायंसेस कर सकते हैं, जिसे आप जीएसटीएन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटी का एम था टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट बनाना विद कॉमन टैक्स रेट होनी चाहिए, कॉमन है, एंड प्रोसीजर प्रक्रिया सेम होना चाहिए, एंड रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर तोड़ना कि पहले इस स्टेट में अलग रूल है, उस स्टेट में अलग रूल है, देयर बाय पेविंग द वे, वो रास्ता बनाना फॉर इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल। तो एक तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जीएसटी के आने से फ़ायदा हुआ है कि एक ही नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बताया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करता है जीएसटी, क्योंकि जो इम्पोर्ट आप करते हैं उस पर तो जीएसटी लगता है, पर जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उस पर जीएसटी, इसको समझने एक्सपोर्ट को, वैसे तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता। दो केसेस हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जीएसटी दो तरीके से लग सकता है। एक तो ये कि आप दे दें, एक बार जीएसटी पे कर दें और फिर टैक्स वाले आपको रिफंड कर देंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे, सपोज कोई प्रोडक्ट आपने इंडिया में बनाया और ये यूएसए में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कंज्यूम कहाँ होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जब कंज्यूम ही इंडिया से बाहर होगा तो इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी नहीं ले सकती, तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता। पर इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस है कि एक बार तो आप जीएसटी दे दीजिए क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है आपका सामान एक, और इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, क्योंकि माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है आपका सामान, तो एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी चार्ज होगा एक बार तो। फिर जब आप प्रूफ दे देंगे हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो ये आपका पैसा रिफंड कर देंगे जीएसटी डिपार्टमेंट। यानी एक बार लगता तो है जीएसटी, पर आपको रिफंड मिल जाता है। आपने जो टैक्स पे किया एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। या आप एलयूटी, एक बॉन्ड होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, साइन करके दे दें, बॉन्ड भर के दे दें टैक्स वालों को कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो इस प्रोडक्ट पर मैं जीएसटी नहीं दूंगा। तो फिर वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप आईजीएसटी भी पे नहीं करेंगे, और फिर पे ही नहीं करेंगे तो रिफंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी एक्सपोर्ट पे एक तरह से कोई जीएसटी नहीं लगता है। एक बार दो ऑप्शन है, एक तो लगता है, आप एक बार पे कर दीजिए, अगर आपने पे कर दिया तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भर के दिया है कि आपने आप आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि एक्सपोर्ट के केस में आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, उसमें प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ये एक्सपोर्ट करूँगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप आईजीएसटी पे नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट के समय। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है क्योंकि इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, पर एक तरह से एग्जेम्पशन मिल रही है, क्योंकि या तो एलयूटी भर के दे दीजिए, तब तो बिल्कुल ही नहीं देना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और या फिर एक बार आप पे कर दीजिए, बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। ऑप्शन है, कंपल्शन है, हम दोनों में से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और रिफंड भी कैसे होगा, देखिए आपको 7 दिन के अंदर, जैसे आपने आईजीएसटी पे किया एक्सपोर्ट पे 10,000 रुपीज़ का, इसका 70% रिफंड तो आप जब एक बार तो पे कर दिया आपने जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो 70% 7,000 रुपीज़ तो आपको विद इन 7 डेज मिल जाएगा पैसा आपका। और बाद में जो 30% बचा है पैसा, ये जब आप डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि सच में प्रूफ दिखा देंगे कि आपने वो सामान एक्सपोर्ट कर दिया है, तो बाकी 30% भी आपको रिफंड हो जाएगा। 7% तो प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड हो जाएगा, ये मानते हुए कि वो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट कर दिया होगा जिसके लिए आप आईजीएसटी पे किया था। तो ये प्रोविजनल बेसिस, अनुमान के आधार पर 70% पैसा तो विद इन 7 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा बिजनेस के, और बाकी 30% पैसा जब आएगा, जब आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जीएसटी साइट पे, दिखाएंगे कि आपने वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया और इतनी ड्यूटी दी थी, इतनी मिल चुकी है और इतनी और लेनी है, तो ये 30% पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
फटाफट पढ़ लेते हैं। जीएसटी में गिव अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आप इंडिया में बनाइए एंड कॉम्पिटिटिव नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, यानी आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो नेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिटिव हों, यानी वो चीप लेवल के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। आप अच्छे प्रोडक्ट बनाइए ताकि वो कॉम्पीट कर सके मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे भी। दिस वुड मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इससे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो एक नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ जीएसटी के आने से, एक बूस्ट मिला है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। सी पॉइंट बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा, जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो आपको रोजगार ज़्यादा मिलेगा। अंडर द जीएसटी रेजिम, रेजिम मतलब दायरा एरिया, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोर्टिंग ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट टैक्सेस इज बीइंग फॉलोड। मतलब जो प्रिंसिपल लगाया गया एक्सपोर्ट पे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैलकुलेट की जाएंगी एक्सपोर्ट के केस में, एंड नॉट टैक्सेस बीइंग फॉलो, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी लाइन ये कहना चाह रही है कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। दिस में बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। देर बाय, इसलिए इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, आपका पेमेंट पोजीशन बैलेंस होगा, क्योंकि इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। हमारे यहाँ एक ह्यूज पॉपुलेशन है जिसकी डिमांड को देखते हुए इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है चीज़ों का, एक्सपोर्ट कम करता है। तो हमारा पेमेंट इम्बैलेंस रहता है, यानी हमें डॉलर का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है और डॉलर आते कम है इंडिया में, क्योंकि डॉलर तो आप समझते ही हैं अमेरिकन करेंसी है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो डॉलर और पौंड आपके पास, पौंड ब्रिटेन की करेंसी है, तो ये फॉरेन करेंसी आपके पास कैसे आएंगी? या तो टूरिस्ट ज़्यादा घूमने आए आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा, या फिर आप एक्सपोर्ट करें ताकि जब आपको फॉरेन से कोई सामान खरीदना हो तो आप उसे डॉलर में पेमेंट कर सकें। जैसे अमेरिका से आप सपोज $1,00,000 का आपने कोई इंपोर्ट किया सामान, इंडियन गवर्नमेंट ने मान लेते हैं इंपोर्ट किया है ये, और आपका जो एक्सपोर्ट हुआ है डॉलर में वो केवल हुआ है 30,000 का। तो आपने 1,00,000 का तो इंपोर्ट किया, तो ये तो पेमेंट करना है, और 30,000 का एक्सपोर्ट के पेमेंट आना है। तो नेट $70,000 आपको पे करने हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने सामान खरीदा, एग्जांपल समझ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई सामान $1,00,000 का और एक्सपोर्ट किया है $30,000 का। तो नेट जो आपको पेमेंट करना है अमेरिकन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को $70,000 का पेमेंट करना है। अभी 70,000 आएंगे कहाँ से? इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई मशीन थोड़ी है जो आप डॉलर प्रिंट करके निकाल लें, वो भी इलीगल होगा। आप दूसरे देश की फेक करेंसी अपने देश में प्रिंट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा बैंकों से। कोई बैंक को रुपए देगी इंडियन गवर्नमेंट और उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाएगी, और डॉलर बहुत महंगे होते हैं तो आप समझते ही हैं। डॉलर में रुपए देके आप डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, यानी उधार लेंगे या लोन लेंगे बैंकों से, और फिर आप अमेरिकन गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है फिर देश में, यानी इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे, तो पेमेंट इम्बैलेंस होगा। आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा, इसके लिए आपको किसी बैंक से लोन लेना होगा या बहुत ज़्यादा रुपए देने होंगे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाने के लिए। इससे अगर आप लोन लेंगे तो इंटरेस्ट का भी देना होगा, तो ये पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें अपने देश में। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इंपोर्ट का जो पेमेंट है वो इम्बैलेंस होने से बच जाएगा। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस में बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है जीएसटी से, देयर बाय इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंप्रूव होता है क्योंकि हमारे पास डॉलर आते हैं तो हमें डॉलर उधार नहीं लेने पड़ते, किसी से लोन नहीं लेना पड़ता। एक्सपोर्टर आर बीइंग फैसिलिटेटेड, फैसिलिटी मतलब आपको सुविधा दी गई है बाय ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, प्रोविजनल मतलब अनुमान के आधार पर रिफंड मिल जाएगा 90% का। वो मैंने 70% वाला जो एग्जाम्पल दिया था वो 90% का रिफंड आपको मिल जाता है 7 दिन के अंदर। 70 की जगह 90 है, वो समझाने के लिए 70 बोल दिया था। देयर क्लेम विद इन 7 days ऑफ इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन भर के देते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है जिस पे हमने IGST का पेमेंट कर दिया है, तो 90% पैसा आपका वापस हो जाता है। बाकी 10% जब आप प्रूफ दे देंगे, अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट GST साइट पे, तो मिल जाएगा। देयर बाय रिजल्टिंग इन द ईजिंग ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो, इससे आपके पास कैश फ्लो आता है, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। ये थोड़ी कि आपने पेमेंट कर दिया, अब 4-5 महीने बाद आपको रिफंड दे रहे हैं टैक्स वाले, तो हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई, क्योंकि हमें पैसा चाहिए ना बिजनेस के लिए। तो जितना भी आपने IGST पे किया एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, उसका 90% 7 दिन के अंदर वापस हो जाता है। तो आपका कैश फ्लो जो है वो इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादा, 10% पैसा बाद में मिलता है।
फर्दर द सब्ज्यूमिंग ऑफ मेजर, सब्ज्यूम मतलब बताया था मर्ज हो जाना, कुछ टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए हैं जीएसटी आने के बाद, और मेजर सेंट्रल स्टेट टैक्स इन जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, जैसे सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, काउंटर वेरिंग ड्यूटी जो कस्टम में एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो सब जीएसटी में मर्ज हो गई है। इसी तरह वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो भी जीएसटी में मर्ज हो चुका है, सीएसटी भी जीएसटी में मर्ज हो चुका है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एंड फेजिंग आउट ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आउट हो गया, में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि पहले बहुत डबल टैक्स लगते थे तो कॉस्ट बढ़ जाती थी टैक्स लगने से, पर अब तो डबल टैक्स नहीं लगता है तो आपकी कॉस्ट कम आती है। रिजल्टेंटली एज ए रिजल्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर कम होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सेलेबल बन जाएगा प्रोडक्ट। अगर इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी तो फॉरेन जो दूसरे देश के लोग हैं वो आपसे सामान खरीदेंगे, तो आपका जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट के कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इससे एक बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़े बड़े लोग इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड गूगल हो गए, जो जैसे गूगल है, एप्पल है, इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे रोजगार भी मिलता है और इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ता है। विद अ बूस्ट इन एक्सपोर्ट, इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा, वुड बी जनरेटेड एंड जीडीपी वुड इंक्रीज, इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। तो ये 3 बेनिफिट हैं जो जीएसटी आपको देती है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना है, बूस्ट टू मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है जीएसटी, इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला है, बूस्ट मतलब इंक्रीज बढ़ावा मिला है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। Explain with the help of examples how a particular transaction of goods and services is taxed simultaneously under central GST and state GST। बताइए कैसे किसी भी ट्रांजेक्शन पे जो आपने गुड्स या सर्विस बेची उस पर दोनों टैक्स लगते हैं। आप पढ़ चुके इंडिया में फेडरल सिस्टम था और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया था। डुअल बेसिस मतलब जितना भी जीएसटी उसका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी आधा पार्ट और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। फटाफट रीड कर लेते हैं, जो इजी टॉपिक होगा। रीड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सुनने से याद हो जाता है, आप जितनी बार सुनेंगे कोई चीज़ आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। तो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी इज लेविड, मतलब चार्ज होता है साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ऑन एवरी इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, एक ही स्टेट में सामान बेचते हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट अभी आप पढ़ेंगे, कुछ गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होते हैं सर्विसेज, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। और कुछ गुड्स और सर्विसेज जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है उन पे भी जीएसटी नहीं लगता। बाकी पे अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, आप सेम स्टेट में बेच रहे हैं गुड्स और अपनी सर्विसेज, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे इंटर INTER लिखा होता है इंटर स्टेट, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता, वहाँ पे आपको IGST चार्ज करना होता है। तो सभी गुड्स पे लगता है जीएसटी, बस एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज पे नहीं लगता, जिन्हें अभी आप पढ़ेंगे ना, आगे चैप्टर आएगा एग्जेम्प्टेड कुछ सर्विसेज और गुड्स को पब्लिक इंटरेस्ट में जनता की भलाई के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जाम कर रखा है। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एग्जाम परमानेंट एग्जाम्ट हो गए, अभी माफ़ कर रखा है, कल को गवर्नमेंट का मूड बदला तो वो नोटिफिकेशन निकाल कर उन गुड्स पे टैक्स ले सकती है। जैसे बुक्स पे नहीं लगता, अगर आप कोई एजुकेशन बुक्स खरीदते हैं, पढ़ने के लिए किताबें खरीदते हैं, तो उन पे जीएसटी नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जीएसटी लगाएंगे तो बुक्स और महंगी हो जाएगी, इससे एजुकेशन और महंगी होगी इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है बुक्स पे अभी आप पढ़ेंगे एजुकेशन पे, और मेडिकल फैसिलिटी जो होती है, जो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, उन पर जीएसटी नहीं है, कुछ केसेज में नहीं है, हाँ कुछ एक्सेप्शन है जो आप आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह जो गुड्स अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते, आप पढ़ चुके हैं, एक तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी नहीं लगता है। शराब जो आप मानव उपयोग के लिए बनाते हैं उस पर नहीं लगता है। फिर वो 5 प्रोडक्ट जिस दिन जो अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोलेगी उस दिन से उन पर जीएसटी चार्ज होगा, आप पढ़ चुके हैं। एक तो पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस। फर्दर इसके अलावा बोथ आर लेविड, ये दोनों टैक्स चार्ज होते हैं ऑन द सेम प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, सेम प्राइस पे लगते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ का गुड्स बेचे तो 1000 रुपीज़ पे CGST लगेगा, 1000 रुपीज़ पे SGST लगेगा। द सेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल 1, सपोज दैट द रेट ऑफ CGST इज 10%, CGST के लिए 10% और SGST के लिए 10%, यानी 20% रेट हो गई टोटल GST की। व्हेन अ होलसेलर डीलर ऑफ स्टील इन उत्तर प्रदेश सप्लाई स्टील बार जो स्टील बड़ा जो आप स्टील बार सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चर करके, होलसेल डीलर है सॉरी, एंड रोड टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप दे रहे हैं विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट, सेम ही स्टेट में लोकेटेड है, यानी यूपी में है तो यूपी में बेच रहे हैं। फोर से जब ये से लिखा आ जाए कहीं पे वर्ड अकाउंट टैक्स में या कॉस्टिंग में, तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल ₹100 में आप बेच रहे हैं, द डीलर वुड चार्ज CGST ₹10, तो यहाँ पे 100 का बेच रहे हैं तो 10% CGST हो गया एंड SGST 10% SGST हो गया। इन एडिशन टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स के अलावा 100 रुपये का गुड्स है तो 10 रुपये तो CGST हो गया, 10 रुपये SGST हो गया। बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स, द GST कंपोनेंट विल गो इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर करेंगे, वाइल द SGST पोर्सन जो स्टेट का पैसा है इनटू द अकाउंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफर आप करेंगे। It is important to note that he might not actually pay ₹20 in cash as he would be entitled to set off this liability against CGST और SGST। आप पढ़ चुके हैं, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है अगेंस्ट में पेड ऑन एलिजिबल परचेजेस। इनपुट का मतलब कोई भी सामान, GST में इनपुट को बोला जाता है जो सामान आप खरीदते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चर है तो कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो वो भी इनपुट है, या बना बनाया सामान खरीदते हैं और आगे बेचते हैं तो उसे इनपुट बोलते हैं। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में सामान बोलते हैं, हिंदी में गुड्स बोलते हैं, पर GST में इनपुट बोला जाता है उसको। जो सामान आप खरीद रहे हैं या तो आप उससे कुछ बनाएंगे फिर बेचेंगे, वो भी इनपुट है, या बना बनाए खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, वो भी इनपुट है। सेम इनपुट सर्विस भी, जो आप इनपुट सर्विस लेके आ रहे हैं किसी से अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, उन सर्विसेज को इनपुट सर्विस बोला जाता है GST में। एंड कैपिटल गुड्स जिन्हें आप अकाउंट्स में फिक्स असेट बोलते हैं, टैक्स में उन्हें कैपिटल गुड्स बोला जाता है। अब इन्हें कैपिटल गुड्स क्यों बोला जाता है ये आगे समझेंगे, पर अभी आप समझ लें कि फिक्स असेट को आप अकाउंट्स में फिक्स असेट बोलते हैं, कैपिटल असेट्स बोलते हैं, उन्हीं चीज़ों को कैपिटल गुड्स बोलते हैं यहाँ पे। अज्यूमिंग, क्योंकि इनको खरीदने पे GST देना होता है तो इनपुट टैक्स हो गया। अज्यूमिंग दैट ऑल हिज परचेज आर इंटरेस्टेड, हम ये अज्यूम कर रहे हैं सारी परचेज इंटरेस्टेड है, जो खरीदने पे अगर इस होलसेलर ने कोई GST दिया होगा तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ मतलब इनपुट टैक्स को आउटपुट में से हम हटा सकते हैं। However, for paying CGST, he would be allowed to use only the credit of CGST। बताया था CGST का क्रेडिट कैसे मिलेगा, सबसे पहले CGST से मिलेगा। While for SGST he can utilize the credit of SGST alone। SGST का इनपुट टैक्स SGST के आउटपुट टैक्स से घटेगा। CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST एंड वाइस वर्सा। CGST का पैसा आप SGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते और SGST का पैसा CGST के लिए यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल फटाफट, सपोज अगेन द रेट ऑफ CGST इज 10% है एंड SGST के लिए 10% है। व्हेन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड मुंबई सप्लाई एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सोप ऑल्सो लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर लेट्स से ₹100, यानी कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो किसी सोप बनाने वाली कंपनी को सर्विस दे रही है। सर्विस कैसे दे रही है, आप जितने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लक्स के, डव के सोप के, तो ये कंपनियां तो प्रोडक्ट बनाती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती हैं जो एडवर्टाइजिंग करती हैं, और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपसे एक तो कंसिडरेशन लेती है, जो उसने मेहनत की आपके ऐड को बनाने में, वो पैसा आपसे चार्ज करते हैं, प्लस GST भी लेंगे। सर्विस दे रहे हैं तो GST भी चार्ज करेगी आपसे ये। जैसे लेटस से 100, वो सेम एग्जांपल मानिए कि 100 रुपये वो आपसे ले रही है एड कंपनी, द एड कंपनी वुड चार्ज GST ₹10, तो इसका 100 रुपये का 10% तो SGST लगेगा और 10% ही CGST लगेगा, बेसिक वैल्यू ऑफ सर्विस। द CGST कंपोनेंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सेम चीज़, CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा और SGST का पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जाएगा। और ये वही पैरा है जिसमें भी बोला गया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनपुट टैक्स को आप अपने किसी आउटपुट टैक्स से घटा सकते हैं। ही माइट नॉट एक्चुअली पे ₹20 इन कैश एज इट वुड बी एंटाइटेड टू सेट ऑफ दिस लायबिलिटी अगेंस्ट द CGST SGST। आपको कैश में नहीं देने हैं 20 रुपये, जो आपने उसका आप क्या कर सकते हैं, जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किए, जैसे सपोज इसको भी समझ लो, ऐसे ऊपर आपको पढ़ा दिया गया था, पर एक बार वापस समझ ली। सपोज मैंने 100 रुपीज़ का गुड्स बेचा किसी कस्टमर को, इस पर मैंने GST कलेक्ट किया 10% के हिसाब से 10 रुपीज़, तो 1110। तो ये जो मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से, ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा GST के नाम से, टैक्स के नाम से पैसा जो आप पब्लिक से कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को देना होता है। पर मैंने कोई सामान भी खरीदा था 50 रुपीज़ का, और ख़रीदने पे इस पर GST दिया था 5 रुपीज़।
तो ये 5 रुपीज़ मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स। आप कई बार पढ़ चुके हैं, कोई भी इनपुट आप खरीदते हैं, कोई रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदते हैं, कोई इनपुट सर्विस लेते हैं किसी से, कोई फिक्स जैसे अपने बिजनेस के लिए कोई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो जीएसटी तो खरीदने पे भी देना होता है। तो जब एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो और मैंने एट द टाइम ऑफ सेल जो कस्टमर से कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स होता है जीएसटी में। तो ये 10 रुपये मुझे कैश में देने पड़ेंगे क्या पूरे? नहीं, पूरे थोड़ी देने पड़ेंगे। 10 तो आउटपुट टैक्स हुआ, पर खरीदने पे 5 रुपये का इनपुट टैक्स दिया, तो 5 रुपये तो कैश में देने होंगे। तो ये लाइन यही कह रही है कि पूरे 10 रुपये कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट है, यानी आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है, तो आप उसे लेस करके नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। देखिए, ही माइट हो सकता है नॉट एक्चुअली पे ₹20 इन कैश, आपको पूरे 20 रुपये कैश में पे करने की जरूरत नहीं है। एज इट वुड बी एंटाइटल्ड, क्योंकि आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। इनपुट टैक्स को घटाने के प्रोसेस को सेट ऑफ करना बोलते हैं। ऑफ दिस लायबिलिटी अगेंस्ट सीजीएसटी एसजीएसटी पेड ऑन एलिजिबल परचेज, जो सामान आपने खरीदा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल इनपुट कोई स्टेशनरी खरीदी थी, कोई ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, कोई सर्विस ली थी, एक्सेट्रा। अज्यूमिंग दैट ऑल हिज परचेज आर इंटरेस्टेड है, हाउएवर फॉर पेइंग सीजीएसटी ही वुड बी अलाउड टू यूज ओनली द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी पेड ऑन इट्स परचेज वाइल फॉर एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के लिए यूज होगा, एसजीएसटी का पैसा केवल एसजीएसटी के लिए अलोन यूज होगा। सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, यानी सीजीएसटी ये तो आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आईजीएसटी अगर आपने खरीदने पे दिया है तो आईजीएसटी जो कलेक्ट किया उससे सेट ऑफ होगा, यानी आईजीएसटी खुद पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। आईजीएसटी किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, पर सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, अगर बच जाएगा तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, पर एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। सेम इसी तरह एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो आपने दिया वो सबसे पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगा होगा, तो सबसे पहले एसजीएसटी और जो यूटीजीएसटी है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और बच जाएगा तो सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा। आप सॉरी आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो यहाँ तक आएगा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the GST? GST को लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों करना पड़ा? आप पढ़ चुके थे जीएसटी को लाना, अगर किसी भी टॉपिक पे सरकार को कोई रूल बनाना है, नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो 7th शेड्यूल है आपका, 7th लिस्ट है, उस शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों सरकारी कानून बनाएंगे। यानी वो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए जिसपे कोई कानून बन रहा हो, पर जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, टॉपिक ऐड करना पड़ेगा। हमने नया आर्टिकल 246A जोड़ा है जीएसटी में, और इसलिए जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि हमें दोनों सरकारों को राइट देना था जीएसटी लगाने का। पढ़ लेते हैं फटाफट। अर्लियर मतलब जीएसटी से आने से पहले की बात हो रही है। अर्लियर द फिजिकल पावर मतलब जो पैसे की पावर है, मतलब टैक्स फिजिकल पावर जो है, मॉनेटरी जो पावर है, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वर क्लियरली डिमार्केटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा होता है कि ये टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ डिमार्केटेड मतलब बता रखा था, विथ ऑलमोस्ट नो ओवरलैप नहीं था कि इसका टैक्स ये लगा रही है, इसका टैक्स ये लगा रही है। ओवरलैप नहीं था कि ओवरलैप मतलब एक दूसरे को कवर कर रहा है, वो चीज़ नहीं थी इसमें। बिटवीन द रिस्पेक्टिव डोमेन, जो भी उनका एरिया था, जो एसजीएसटी के मैटर थे, मतलब जो स्टेट लिस्ट के मैटर थे उन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती थी, सेंट्रल यूनियन लिस्ट के जो मैटर थे उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती थी। कोई ओवरलैपिंग नहीं थी कि एक दूसरे के लिए बना रहा है कानून। द सेंटर हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। एक्साइज ड्यूटी पढ़ाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, केवल शराब पे नहीं लगाती थी, क्योंकि शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का राइट किसके पास में था? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और आज भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जो शराब है वो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप बनाते हैं उस पर तो जीएसटी नहीं लग सकता। हाँ, कोई मेडिसिन वगैरह में यूज़ होती कोई अल्कोहल, उस पर तो लगेगा, पर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप बना रहे हैं तो उस शराब पे जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर वही स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी आज भी, और वैट लगेगा, सेल्स टैक्स बेचने पे वैट लगेगा। ओपियम, नारकोटिक्स, वही नशीली चीज़ें, इन पे नहीं लगता है कोई भी जीएसटी।
while the state had the power to levy tax, सॉरी ओपियम नार्कोटिक टैक्स, तो ये तो पुराने पहले की बात कर रहे हैं, इन पे जीएसटी लगता है, केवल शराब पे नहीं लगता है। while the state के पास हैड मतलब पावर थी टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, कि वो सेल ऑफ गुड्स लेती थी, सेल्स टैक्स लेती थी, जिसे आप वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल होती थी तो सेंटर हैड द पावर, तो केंद्र सरकार के पास पावर थी पहले टू लेवी द सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सामान जाता था, पर भले ही लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पहले ही पढ़ा है, पर कलेक्शन की पावर किसको दे रखी थी, स्टेट गवर्नमेंट को, कि जिस स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में बिक रहा है वही स्टेट कलेक्ट करके वो पैसा अपने पास रख लेगा। बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड, जो सीएसटी का पैसा था वो कलेक्ट किया जाता था एंड रिटेन मतलब रख लिया जाता था एंटायरली बाय द स्टेट, पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा। एज फॉर सर्विसेज, अगर आप सर्विस की बात कर रहे हैं, इट वॉज द सेंटर अलोन, केवल से केंद्र सरकार पहले टैक्स लगाती थी जिसे आप सर्विस टैक्स बोलते थे। ये पहले की बात है कि जीएसटी आने के पहले क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। शराब पे तो कोई एक्साइज ड्यूटी लगती ही नहीं थी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी शराब पे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और आज भी शराब पे तो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप बना रहे हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। और सेल पर सेल्स टैक्स लगता था। सीएसटी कलेक्ट करने की पावर सेंटर ने स्टेट को ही दे रखी थी, जिस स्टेट से सामान बिक रहा है, भले ही लगाती कौन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कलेक्ट कौन करती थी, वही स्टेट गवर्नमेंट रख लेती थी पैसा जहाँ से वो सामान बिक रहा है। अब ये बात कर रहे हैं जीएसटी आने से क्या हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी को लाने के लिए नेसेसिटेटेड, ये बहुत ज़रूरी था, द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको संविधान को बदलना होगा, सो एज टू साइमल्टेनियसली साथ साथ एम्पावर, आपने राइट दिया, एम्पावर मतलब किसी को अधिकार देना, सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी मतलब कि वो चार्ज करें एंड कलेक्ट करें दिस टैक्स। आपने पढ़ लिया है जीएसटी की आधा टैक्स तो सीजीएसटी लेती लगता है और आधा टैक्स एसजीएसटी के नाम से लगता है, यानी दोनों गवर्नमेंट को आपने साइमल्टेनियसली पावर दी कि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसे संशोधित किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2016 फॉर दिस पर्पस। आर्टिकल 246 से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोड्यूस देयर बाय एम्पावर, जिसने अधिकार दिया सेंट्रल को, स्टेट को, टू साइमल्टेनियसली, केवल साथ साथ ले सकते हैं, लेवी मतलब चार्ज कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन Number 4, first, second, third, fourth. GST is a destination-based tax on consumption of goods or services, और both GST consumption-based tax है जो goods और services पे लगता है। Discuss the validity of the statement. बिल्कुल GST consumption-based tax है, consumption-based tax आप पढ़ चुके हैं, जिस स्टेट में वो कंज्यूम होगा गुड्स उसी स्टेट पे GST लगेगा। तो जैसे राजस्थान में कोई गुड्स बना और ये बिक रहा है एमपी के आदमी को, मध्य प्रदेश के आदमी को, तो ये जो जीएसटी लगा, भले कलेक्ट कौन, पहले जीएसटी जो है आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे, इतना तो आपको समझ में आता ही है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकता है तो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी राजस्थान गवर्नमेंट किसे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी जीएसटी काउंसिल के कहने पे। आप पढ़ चुके हैं आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और उस स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपोर्शनमेंट होगा, बांटा जाएगा, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होती है। और ये कैसे बांटा जाएगा, क्या रेशो होगा, ये आप आगे पढ़ेंगे। और किसके कहने पे बांटा जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल जो बनी है उसके कहने पे ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। और एक होता है सोर्स बेस, सोर्स मतलब जहाँ पे वो गुड्स बन रहा है वहीं टैक्स लिया जाए, उसे सोर्स बेस्ड कंजम्पशन बोल सकते हैं आप। तो पहले सीएसटी लगता था ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकता था तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये लगाती भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन को की पावर उस टैक्स को रखने की पावर उसी स्टेट को दे रखी थी जहाँ से वो गुड्स बिक रहा था। तो अगर ये जीएसटी आने से पहले की बात होती तो राजस्थान ने एमपी के आदमी को सामान बेचा तो क्या लगता है, सीएसटी। तो ये जो सीएसटी लगता है ये पैसा कौन रखता है, राजस्थान गवर्नमेंट खुद रखती। तो पहले सोर्स बेस था कि जहाँ से सोर्स हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था कि जहाँ पे बन रहा है, बिक रहा है, उसी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। पर अब नहीं है, जीएसटी में फाइनली उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है। फटाफट रीड कर लेते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन
कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ पे लगता है। जीएसटी इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं बिकॉज द टैक्स वुड एक्रू टू द टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी उसी अथॉरिटी को मिलेगा, मतलब उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जहाँ पे उस गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो टर्म एज प्लेस ऑफ सप्लाई। आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे, और वैसे इतना समझ लें कि जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अगर राजस्थान का आदमी एमपी के आदमी को सामान बेच रहा है तो एमपी मध्य प्रदेश क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो उस प्रोडक्ट या सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इन दिल्ली प्रोड्यूस द गुड्स बनाता है एंड सेल द गुड्स टू बी इन हरियाणा, हरियाणा के आदमी को सामान बेचता है। इन दिस केस द टैक्स वुड एक्रू टू द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स, क्योंकि कंजम्पशन का होगा हरियाणा में, एंड नॉट टू द स्टेट ऑफ दिल्ली को नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अंडर प्री जीएसटी, अगर जीएसटी नहीं था उससे पहले की अगर बात करें तो ओरिजिनल बेस्ड टैक्स लगता था। सो ओरिजिनल बेस्ड टैक्स मतलब जहाँ पे वो गुड्स बन रहा है वही सरकार टैक्स लेती थी, वॉज प्रिवेलिंग इन सच केस। तो अगर ये जीएसटी से पहले की अगर आप बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स, पर अब जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो उस स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है। अंडर ओरिजिनल बेस्ड टैक्सेशन द टैक्स यूज टू एक्रू थ्रू द स्टेट, उस स्टेट को मिलता था फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइटेड, जहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो दिल्ली से बिक रहा है सामान हरियाणा में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ही रखती थी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। In the given case, under origin based taxation, the central sales tax would have been levied, लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, and collected by the state of Delhi and not by the state of हरियाणा। पहले सीएसटी लगता था और दिल्ली गवर्नमेंट भले ही लगाती कौन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कलेक्ट कौन करेगी, वही स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी जहाँ से वो सामान बिक रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं मॉड्यूल से। डिस्कस द लेविएबिलिटी चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग, आपको बताना है कि इन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आप पढ़ चुके हैं, इस पे ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, और इस पे वही टैक्स लगेंगे जो जीएसटी आने से पहले लगते थे, यानी स्टेट के पावर है। एल्कोहलिक लिकर एक स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, शराब पे टैक्स लेना है या नहीं लेना, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। तो इस पर वही स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी और वैट लगेगा, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही पेट्रोलियम क्रूड हो गया, पढ़ा था हमने, ये गुड्स जीएसटी के दायरे में जब आएंगे, जब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को बोलेगी उस दिन से इन पे जीएसटी लगेगा। अभी तो कोई जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम क्रूड कच्चे तेल पे भी लगता है, डीजल पे भी नहीं लगता, पेट्रोल पे भी नहीं लगता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पे अभी कोई जीएसटी नहीं लगता। इन पे वही टैक्स लगते हैं जो जीएसटी आने से पहले लगते थे। टबैको आप पढ़ चुके हैं, टबैको पे जीएसटी भी लगेगा और पुरानी एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, क्योंकि टबैको एक सिन गुड्स है, मतलब सिन मतलब डीमेरिट गुड्स है, अच्छा नहीं माना जाता है लोगों की हेल्थ के लिए। तो टबैको पे क्या करती है गवर्नमेंट, दोनों टैक्स देती है ताकि तंबाकू प्रोडक्ट गवर्नमेंट पब्लिक के लिए महंगे हो जाए। तो इस पर पुराना एक तो जीएसटी भी लगेगा और इस पर पुरानी एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज की जाएगी। इसी तरह ओपीएम हो गया, अफीम, गांजा हो गया, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, इन पे भी एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और इन पे जीएसटी भी लगेगा। यानी ये जो दो गुड्स हैं आपने पढ़े थे, ये जीएसटी के दायरे में भी आते हैं और इन पे पुरानी एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्ट महंगे हो जाए। बंद करना तो सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप बंद कर देंगे तो एकदम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा इससे अच्छा तो बंद ही कर दें, बंद नहीं कर सकते, राइट। प्लास्टिक बैग आज भी बिकते हैं, पूरी तरह से प्लास्टिक बैन नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर काफ़ी जो लोगों का घर चल रहा होता है, रोजगार दे रखा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, गवर्नमेंट उसको महंगा कर सकती है, उसके कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकती है, ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो कुछ लोगों के लिए वो महंगा हो जाएगा, तो अपने आप वो पीना कम कर देंगे। जैसे सिगरेट है, अगर आज सिगरेट 10 रुपीज़ की है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा के वही सिगरेट 50 रुपीज़ की कर देती है, तो पिएगा तो सही आदमी, जिसको लत हो गई है, जिसका अंदर से इच्छा हो रही है, वो तो पिएगा ही। पर पहले सपोज 10 सिगरेट पीता था तो आज 1 या 2 ही पिएगा, क्योंकि बहुत महंगी हो गई है। तो टैक्स लगा के गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को महंगा करती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं होते हैं। बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसके लिए वो अवेयरनेस करती है, टीवी में ऐड दिखाती है, लोगों को पढ़ाती है, जागरूक करती है कि आप इन चीज़ों को छोड़िए धीरे धीरे करके। 5th एग्जाम पे पढ़ते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं आप। एल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लगता। फटाफट रीड कर देता हूँ ताकि सुनने से आपको याद हो जाए। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रीलम द एरिया ऑफ जीएसटी के दायरे से बाहर है। द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, शराब पे सेंट्रल नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आपके स्कैनर से पास्ट एग्जाम के, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि शराब पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी कौन सी लगती है, स्टेट को लगती है। एंड इंटरेस्ट स्टेट और इंटरेस्ट स्टेट, अगर
आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं ऑफ द सेम सब्जेक्ट टू CST और वैट रिस्पेक्टिवली, तो इस पर आपको CST और वैट देना होगा। अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हैं तब तो उस पर वही पुराना वैट एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी प्रोडक्शन पे, और सेम स्टेट में बेचते हैं तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं तो CGST और SGST चार्ज होता है। लिखा हुआ है ना, इंटर स्टेट पे CST और इंटर स्टेट पे वैट। इंटर मतलब सेम स्टेट, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, शॉर्ट में लिखा है ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है एरोप्लेन्स वगैरह में डाला जाता है, वाइट पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। एज रिगार्ड पेट्रोलियम, क्रूड, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस आर कंसर्न, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेविएबल टू GST। अभी ये प्रोडक्ट GST के दायरे में नहीं आते हैं। GST विल बी लेवाइड ऑन दीज प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट पे GST उस दिन से लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, जो कि बताई जाएगी डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल के कहने पर। टिल सच डेट, जब तक वो डेट नहीं बताते इन पे वही पुराने टैक्स लगते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी, कंटिन्यू टू बी लेविड एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस एंड इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू CST और वैट रिस्पेक्टिवली। इन पे वही पुरानी एक्साइज ड्यूटी लगती है, और इन पे एक्साइज ड्यूटी कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। शराब पे अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बना रहे हैं तो कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन नेचुरल गैस, इन पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और इन पे वही सेम, ये तो सेम ही है कि अगर इंटर स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और विद इन स्टेट कंज्यूम हो रहा है तो वैट देना होता है। tobacco is within the purview of GST, ये GST के दायरे में आता है, that is GST is leviable on tobacco. However, Union government has also retained the power to levy excise duty. Union government ने central excise duty भी लगेगी इस पे on tobacco and tobacco product manufactured in India. Resultantly, tobacco is subject to GST as well as central excise duty. यानी इस पे GST भी लगेगा और central excise duty भी लगेगी। शराब पे तो state excise duty लगती है, बाकी तंबाकू इन प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ओपियम, अफीम, गांजा, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, नशीली चीज़ें, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर विद इन द परव्यू ऑफ GST। ये प्रोडक्ट भी GST के दायरे में आते हैं। दैट इज GST is leviable on them. However, state government have also retained the power. State ने पावर रोक ले रखी है to levy excise duty, यानी इन पे भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी जो पहले, वो अभी भी लगेगी। यानी तो शराब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप बना रहे हैं, और जो ओपियम, इंडियन है, वो नार्कोटिक ड्रग्स है, इन पे भी वही स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजल्टेंटली ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर सब्जेक्ट टू GST। इन पे GST भी लगेगा एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है किन प्रोडक्ट्स पर? एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर हम मानव उपयोग के लिए शराब बनाते हैं तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। और ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और GST भी लगता है। शराब पे तो GST नहीं लगता ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर तो वही वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या CST, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है पुराने वाला। हाँ, और बाकी जो प्रोडक्ट बच गए, तंबाकू या और कोई प्रोडक्ट, उन पे वही, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और GST भी चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। Under goods and service tax, only value addition is tax and burden is of tax is to be borne by the final consumer. Examine the validity of the statement. ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप पढ़ चुके हैं। GST वैल्यू एडिशन पे बनता है। अगर आपने कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा और आप 100 रुपीज़ में ही बेच देंगे, आगे कोई वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, तो GST 0 आएगा, नहीं लगेगा। और ये आप पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा कोई, इस पर 10% GST दिया, 10 रुपीज़ 110। अब मैं सेम 100 रुपीज़ में ही बेच रहा हूँ तो कलेक्ट भी 10 रुपये करूँगा GST कस्टमर से 110। तो आउटपुट टैक्स हुआ 10 रुपये जो मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल, इसे क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। और जो बेचने पे दे के आया था एट द टाइम ऑफ परचेज, इसे क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो 0 आ गया, तो मुझे कोई GST गवर्नमेंट को नहीं देना। ये फॉर्मूला होता है GST लायबिलिटी निकालने का, आउटपुट टैक्स
माइनस इनपुट टैक्स, जो बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे दे के आए हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे वो इनपुट टैक्स, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होगा, इसे सेट ऑफ करना भी बोलते हैं यहाँ, या आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, और जो नेट अमाउंट बचता है यही गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ मेरी लायबिलिटी जीरो हो गई, तो वैल्यू एडिशन पे लगता है टैक्स। और फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स से आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बियर करता है? कंज्यूमर, कस्टमर से लेके तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को देता है टैक्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फटाफट रीड कर लेते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। इट इज लेविड मतलब चार्ज होता है एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन। ऑल स्टेजेस मतलब पहले मैन्युफैक्चर होलसेलर को बेचेगा तो भी जीएसटी लगेगा, होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को, तब भी जीएसटी लगेगा, रिटेलर किसे बेचता है? कस्टमर को, तब भी जीएसटी लगेगा। यानी हर स्टेज पे जीएसटी लगता है अप टू फाइनल कंजम्पशन, जब तक वो कस्टमर के हाथ में सामान नहीं पहुंच जाता। विद क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज, आपको क्रेडिट मिलता रहता है। प्रीवियस स्टेज मतलब परचेज पे जो आप खरीदने पे दे के आए हैं वो घटता रहता है। अवेलेबल है सेट ऑफ बोलते हैं। रिजल्ट एंटली एज ए रिजल्ट ओनली वैल्यू एडिशन टैक्स के वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, के फाइनल कंज्यूमर को ही टैक्स देना पड़ता है। जैसे अभी तो मेरे को जीएसटी नहीं देना पड़ा, पर सपोज मैंने 100 का खरीदा और 150 में बेच रहा हूँ, और बेचने में 15 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कस्टमर से इतने रुपये कलेक्ट किए, तो अब मेरा आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 15, क्योंकि मैंने वैल्यू बढ़ाई। 100 का सामान था, 50 रुपये जोड़ दिए, इसमें वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू एडिशन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ध्यान से सुन लें, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी भी रीज़न से आपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई है, आपका कोई एक्सपेंस हुआ, आपने लेबर से काम कराया, आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा, इन सब के टोटल को क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। कोई भी एक्सपेंस आपने ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में, उन सब के टोटल को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो ये आउटपुट टैक्स हुआ जो कस्टमर से लिया क्योंकि वैल्यू बढ़ाई। अब ये इनपुट टैक्स हुआ 10, तो देखिए 5 रुपये देने पड़ेंगे कैश में, क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट, यही है फॉर्मूला। तो अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तब तो जीएसटी लग रहा है, पर अगर आप सेम वैल्यू पे बेच रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए पूरा। विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ द जीएसटी, बताइए किन प्रोडक्ट्स पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, ये भी ऊपर ही पढ़ा था। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी आने के बाद इन प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ है, स्टेटस बताइए क्या होता है। तो आप पढ़ चुके, फटाफट पढ़ देता हूँ, फटाफट आपको रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में डिफाइन किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। जीएसटी पढ़ चुके हैं आप। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे लगता है, और बोथ दोनों पे लगता है। एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर मानव उपयोग के लिए शराब बनाते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर वही पुरानी वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट या सीएसटी लगता है। Therefore, alcohol for human consumption is kept outside of GST by way of definition of GST in the Constitution. Constitution में जो GST की definition दी गई है उसमें शराब GST के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी शराब पे वही पुराने टैक्स लगेंगे, GST नहीं लगेगा। एक तो आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चर करने पे, और बेचेंगे अगर विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स टैक्स बोलते हैं। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेवीज मतलब फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल यानी डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैव टेम्पररी बीन कैप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। अभी तो टेम्पररी बेसिस पे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी काउंसिल शैल डिसाइड द डेट, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी डेट फ्रॉम विच दे शैल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी की किस दिन से वो जीएसटी के दायरे में आएंगे। द अर्सवाइल टैक्सेशन सिस्टम, तब तक वही टैक्स सिस्टम लगेगा जो पहले लगता था। सीएसटी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचोगे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, अगर विद इन स्टेट बेचोगे इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स, और प्रोडक्शन पे क्या लगेगी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। स्टिल कंटिन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सैड कमोडिटी, इन पर ये पुराने टैक्स ही अभी एप्लीकेबल हैं। Next question. A dual GST has been implemented in India. Elaborate. Obviously dual GST सिस्टम अपनाया गया है। ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया था। वैसे 2004 में केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने तो अपनी रिकमेंडेशन दी थी सरकार को कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए, यानी केवल केंद्र सरकार को राइट होना चाहिए जीएसटी लेने का, स्टेट्स को राइट नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है तो दो सरकारें चलती हैं, तो दोनों को मैनेज करने के लिए हमने CGST और SGST
लगाने की पावर दी, यानी स्टेट को भी पावर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी, तो डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज होता है। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अप्लाई किया था। और डुअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, अपनाया गया है विद द सेंट्रल स्टेट साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ लगाएंगे। लेविंग मतलब चार्ज करेंगे इट ऑन अ कॉमन टैक्स बेस, यानी जिस वैल्यू पे जीएसटी सीजीएसटी लगेगा उसी वैल्यू पे एसजीएसटी लगेगा, कॉमन वैल्यू पे लगेगा। द जीएसटी लेविड बाय सेंटर ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड सेंट्रल सीजीएसटी एंड दैट लेविड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी। अगर इंट्रास्टेट सेल हो रही है, सेम स्टेट में सामान बिक रहा है, तो सीजीएसटी भी चार्ज होगा और एसजीएसटी भी चार्ज होगा। सिमिलरली इसी तरीके से इंटीग्रेटेड आईजीएसटी कब लगेगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिकेगा। आईजीएसटी इज लेविड यानी चार्ज होगा। एंड एडमिनिस्टर मतलब उस पर उसका मैनेजमेंट कौन सा देखेगा, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एवरी इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान बेच रहे हैं, INTER इंटर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री संघीय देश है। संघीय मतलब एक ऐसा देश जिसमें दो सरकारें चलती हैं। फिर बोथ द सेंट्रल स्टेट हैव बीन असाइन द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, जहाँ पे दोनों सरकारों को पावर दी गई कि आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, मतलब कानून बना के। बिना कानून बनाए तो कोई भी सरकार आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कानून बनाएगी तभी वो आपसे टैक्स ले सकती है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सरकारों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि सेंट्रल ये काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी। टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई उनका इस्तेमाल करते हुए दोनों सरकारें अपनी अपनी डिफरेंट दायित्वों को निभाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं। फॉर विच दे नीड टू रेज रिसोर्सेज, और इससे वो रिसोर्सेज लेके आती हैं। अपने जो टैक्स आप देंगे इसके लिए, रिसोर्सेज के लिए पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को। अ डुअल जीएसटी therefore keep with the constitutional requirement of fiscal federalism। fiscal मतलब पैसा, फेडरल मतलब संघीय सरकार। ये डुअल जीएसटी लाया इससे क्या, ताकि हमारा फिजिकल फेडरलिज्म बना रहे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले, ताकि दोनों में कोई क्लैशेस ना हो। इसलिए हमने डुअल जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट डिस्कस द आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A पढ़ा था आपने, कहता था कि कैसे पैसा स्टेट और सेंटर के में बटेगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। आईजीएसटी का पैसा आपने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी का पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हुआ है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अब कितना ट्रांसफर करेगी जीएसटी काउंसिल बताएगा। पढ़ लेते हैं फटाफट। आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट, ये बताता है दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, शैल बी लिवाइड, चार्ज होगा एंड कलेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईजीएसटी का पैसा कौन कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब बांटा जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर, उस तरीके से एज में बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट बताएगी, बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के कहने पे वो पैसा उस स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा और उतना किया जाएगा जितना जीएसटी काउंसिल का सुझाव आएगा। रिकमेंडेशन बताया था आपको, जीएसटी काउंसिल सुझाव दे सकती है, ऑर्डर नहीं दे सकती। हेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट लगेगा तो आप पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट पे तो लगेगा ही आईजीएसटी, क्योंकि इंडिया में कंज्यूम होगा ना। आप अमेरिका से कोई सामान इंडिया में मंगा रहे हैं तो कंजम्पशन तो इंडिया में होगा, और जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है। इनटू द इंडियन टेरिटरी शैल बी डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स, ये माना जाता है इंपोर्ट को, डीम मतलब अज्यूम करना, टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन बोथ इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट माना जाता है, तो इंपोर्ट पे क्या लगता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। द अमाउंट्स ऑफ अपोर्शन, जितना पैसा बांटा जाता है टू अ स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, तो आईजीएसटी का जितना पैसा स्टेट को दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड का पार्ट नहीं होगा, वो स्टेट के फंड में ऐड होगा। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, ये पढ़ाया था एग्जांपल नंबर, कि अगर ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपने आईजीएसटी का जो क्रेडिट है
वो SGST के साथ ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी। और अगर स्टेट को नुकसान होता है GST के आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट देने से, मतलब IGST का जो क्रेडिट है वो आपने स्टेट के लिए यूज़ कर लिया तो स्टेट को नुकसान हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। ये एग्जांपल अपन पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ घर पे, आप दोबारा सॉल्व कर लें। अगर कोई बच्चा पहली बार आया है चैनल पे तो मैं उसको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल जो नंबर 2 है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, लास्ट वीडियो में आप देख लें, इसमें मैंने समझाया था कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करती है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो ये वही लाइन है। Where an amount collected as IGST has been used for payment of IGST के पैसा SGST के लिए यूज़ कर लिया और वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, SGST का पैसा IGST के लिए यूज़ कर लिया। सच अमाउंट इज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया का पार्ट मतलब जो भारत सरकार के पैसे का पार्ट नहीं होगा या उस स्टेट का पार्ट नहीं होगा रिस्पेक्टिवली। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा स्टेट को ट्रांसफर करेगी तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में ऐड हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पैसा ट्रांसफर करेगी तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, यानी उसके राजकोष में से, उसके ट्रेजरी में से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे में ऐड हो जाएगा। दिस इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर फंड बिटवीन द सेंट्रल स्टेट। इस तरह से सेंट्रल स्टेट में पैसा ट्रांसफर होता है। ये पीछे भी समझाया हुआ है तो आप वीडियोस में देख लेना। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, संसद को राइट दिया गया टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल, वो सिद्धांत बनाए, रूल्स बनाए फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई की प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहाँ पे आप वो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों देखी जाती है कि GST लगाते टाइम CGST लगेगा या IGST लगेगा, क्योंकि विद इन स्टेट है प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो CGST और SGST लगता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करते हैं तो IGST लगता है। एंड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स कब माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस आर्टिकल 246A, ये नया आर्टिकल जोड़ा गया था GST लाने के लिए, विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पावर देता है सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट को। फटाफट दोबारा पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 246A स्टिपुलेट कहता है द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट की गवर्नमेंट हैव पावर है उनके पास टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज बाय यूनियन भी लगाएगी और हर स्टेट भी लगाएगा बाय सच स्टेट। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव, पार्लियामेंट की पूरी पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। अगर इंटर स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिक रहा है सामान तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ही लगाएगी टैक्स, स्टेट को पावर नहीं होगी। और विद इन स्टेट बिक रहा है तो दोनों सरकारें लगाएंगी। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल बोलते हैं, मोटर स्पिरिट भी बोल सकते हैं पेट्रोल को, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, द अफोर्सेड प्रोविजन शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट, इन पे उस दिन से लगेगा GST टू बी नोटिफाइड, जो कि डेट बताई जाएगी बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल के कहने पर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। एक लास्ट पेज बचा है, ये भी कर लेते हैं ताकि फर्स्ट चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाए। अक्रॉस दे रखा है यहाँ पे आपको, अक्रॉस मतलब ये दे रखा है आपको, इसको फिल करना है। अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे सीधी लाइन है तो अक्रॉस हो जाएगा आपका। तो इन सेकंड ये पॉइंट लिखा है कि कौन से कॉलम में आपको भरना है, सेकंड में। देखिए, इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश GST मॉडल बिकॉज ऑफ यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा था डुअल GST मॉडल है, तो हमने सेकंड जो बोल रखे हैं उन्होंने सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे हमने डुअल लिख दिया, DUAL डुअल, फिल कर दिया इसको, ठीक है। अभी फिफ्थ में भरना है। कॉमन GST पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग डैश वे बिल इज www.eWaybill.gst.government। ई वे बिल का चैप्टर आगे भी आएगा, पर पढ़ाया था जब सामान एक जगह से दूसरी लोकेशन पे भेजा जाता है तो आपको एक पोर्टल पे जाके डिटेल देनी होती है, क्या भेज रहे हैं, किसे भेज रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, तो उस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बोला जाता है, ई वे बिल शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो फिफ्थ पॉइंट में हमने इलेक्ट्रॉनिक देखे, ऐसे लिख दिया क्रॉस, अक्रॉस मतलब ऐसे मेंशन कर देना। अब मैं इसको ऐसे पढ़ देता हूँ। सेवंथ पॉइंट में बोल डैश इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखिए दोनों टैक्स किस पे लग रहे हैं, तंबाकू ही पढ़ा था ना आपने, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और GST भी लगता है। तो तंबाकू भर दिया, सेवंथ में हमने क्रॉस कर दिया, देखिए तंबाकू लिख दिया ऐसे।
डैश ड्यूटी इज नॉट सब्ज्यूम जीएसटी, कस्टम ड्यूटी हमने पढ़ा था, कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क देना होता है, ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुई है, तो 8 पॉइंट में हमने कस्टम लिख दिया, 8 पॉइंट ये रहा कस्टम। डैश इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स एंड अंडर सर्विस, एक्रोनियम मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखने में पढ़ा था ना, गुड्स को क्लासिफाई HSN कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, 8 डिजिट का होता है ये कोड, तो इससे पता लग जाता है कि कौन सा गुड्स आपने परचेज किया, सेल किया, और ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी जिस प्रोडक्ट इस पेन का कोड जो अमेरिका में होगा वही इंडिया में भी होगा, तो ये HSN कोड है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 9 पॉइंट में फिल करना है, तो हमने 9 पॉइंट में फिल कर दिया, देखिए HSN लिख दिया। डैश इज, अब मैं पढ़ देता हूँ तो आपको फिल करना है कि डैश इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्स नारकोटिक और ओपीएम अफीम में पढ़ा था ना, ओपीएम इंडियन हैम नारकोटिक ड्रग्स, इन पे अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी भी लगता है, तो एक ही वर्ड लिखेंगे इसमें। 10th को देखिए कितना लंबा है, 10th पॉइंट ओपीएम से फिल हो गया, तो हम आगे कोई इंडियन हेम्प नहीं लिख सकते, अगर ये बहुत बड़ी रो होती तो इंडियन हेम्प भी आता, पर ओपीएम है सबसे पहला वर्ड, तो हमने ओपीएम लिख दिया, अफीम गांजा, ठीक है। अब डाउनवर्ड फिल करना है, डाउनवर्ड में तो ऐसे आपको ऐसे लिखना है, डाउनवर्ड ये ऐसे डाउनवर्ड, अक्रॉस तो ये था ऐसे, डाउनवर्ड आपको ऐसे लिखना है। अब मैं पढ़ ही देता हूँ। डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और जीएसटी इन इंडिया, सॉरी इन 1994, आपने पढ़ा था फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी और वैट को अप्लाई किया था 1994 में। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट बताता है दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, बताया था आपको, बिना कानून बनाए, आर्टिकल 265 भी ये बोलता है बिना कानून बनाए कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता है पब्लिक से। जीएसटी इज द डैश बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, आप पढ़ चुके हैं। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल www.gst.government.in इज अ वेबसाइट मैनेज बाय जीएसटी, एक्रोनियम लिखना पड़ा था। जीएसटी एक साइट है जिसमें टैक्स पेयर जीएसटी के सारे कॉम्पिटेंसी जीएसटी की साइट पे होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, शॉर्ट में एक्रोनियम मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है जीएसटीएन। डैश इज द वेबसाइट फॉर अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन, आप पढ़ेंगे अभी एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म लिखनी। इनवॉइस मतलब आपको इनवॉइस की डिटेल देनी होती है पोर्टल पे जाके, जब भी आप सेल करते हैं तो बिल का एक नंबर होता है ना, जब भी आप सेल करते हैं तो इनवॉइस का एक नंबर होता है, इसकी डिटेल जीएसटी पोर्टल पे आपको एक पोर्टल पे जाके देनी होती है, वो भी आप पढ़ेंगे आगे एक चैप्टर, जिसे शॉर्ट में IRP बोलते हैं। इनवॉइस आपने पढ़ा था, इसका इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल जो है IRP, वहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट करनी होती है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमने डाउनवर्ड में ऐसे लिख दिया, IRP ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये पूरा हो गया आपका ये चैप्टर। अगर कोई डाउट है आपको फर्स्ट चैप्टर में तो बताइएगा। अब हम स्कैनर भी पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे स्कैनर से। आपको मैंने स्कैनर का ऑर्डर दे रखा है, अभी 2-3 दिन में आता होगा। स्कैनर ही मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, मार्केट से भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास 20 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो CA एग्जाम में आपसे पूछे होते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से आपको कोई हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कैसा आपको लग रहा है, कोई कमी है कि जिसे आपको रेक्टिफाई करवाना है, सुधारना है, तो वही बताइएगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।